बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के सामने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप कायम कर लिया है। आज इनके मरकजी रहनुमा भी इसमें शरीक हुए और बताया गया कि रोजाना 4 घंटे के लिए यह भूख हड़ताली कैंप होगा। दूसरी जानब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 9 मई के मामलात के हवाले से यह इतराफ़ किया है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से के नुमाइंदगान से जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कॉल पुरअमन एहतजाज की थी, जिसे अब बगावत का रंग दिया जा रहा है। इस पर सियासी रद्दअमल भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने कहा है कि तहरीक इंतशार के रहनुमा ने जो 9 मई की सहूलतकारी और मनसूबा साजी है, इसका एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के दिन 200 से ज़्यादा फौजी तनसीबात और जीएचक्यू पर हमले किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो ये बयान है, इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और डॉक्टर बाबर अवान ने इसकी तरदीद की है। सवाल ये पैदा होता है कि इस बयान के बाद क्या अब जो 9 मई के मुकदमात हैं, इस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर सियासी महाज पे एक और पेशरत आज सामने आई है। मुस्लिम लीग नवाज के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था, इसके सामने बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। आपके इल्म है कि पीएमएलएन पहले ही रिव्यू पे जा चुकी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें देने का हुक्म जारी किया था, उसके अमल दरामद में अब 6 रोज बाकी रह गए हैं। तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसमें हम बात करेंगे। फिर अवामी मफाद आमा के हवाले से भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे और वो है पीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। उनके हवाले से जो बिजली के बिल हैं, उसमें भी अवाम में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। हुकूमत की जानिब से भी बार बार कहा जाता है कि उनकी पूरी काविश और कोशिश है कि इन बिलों को में कमी लाया जाए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पिछले 1 साल में 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई है आईपीपीज को। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन मेहमान शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, स्काइप वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब ने, उनके हम शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब मौजूद हैं और उनके बराबर में तशरीफ फरमा हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जबरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं साकिब बशीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया। चारों मौजूद में उनको फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज जनरल कयूम साहब सर आपसे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के मीडिया ने कोर्ट किया है, जो हम आगे चल के डिस्कशन में साकिब बशीर से भी पूछेंगे क्योंकि कोर्ट को कवर करते हैं, कि 9 मई के हवाले से उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और उन्होंने कहा कि जब मेरी गिरफ्तारी हो तो उसके बाद इस तरह की जो है वो एहतजाज किया जाए। इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मैंने आपको फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब शहरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की, जबकि पीटीआई के रहनुमा अब इसकी तरदीद कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की ज़ाहिर बात है मजलिस लिए जाते हैं। आपकी राय में, चूंकि आपका आर्मी पस मंजर भी है, आप क्या समझते हैं कि इस बयान से खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? या देखिए अनवर, उन्होंने एक तो ये कहा ना कि मैंने उनको कहा था कि जीएचक्यू के सामने मुजाहरा करें जी, लेकिन उससे पहले इफ यू रिकॉल, उन्होंने एक दफा जब उनको कहा गया था कि ये कोर कमांडर के घर के आगे वो करते हैं, तो कहते हैं कोर कमांडर के घर पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मकसद ये है कि उन्होंने तो वो जो निशाने पे चीज थी, ये एक इकरार जुर्म है। बिकॉज जब आप वरगलात थी, उनको जीएचक्यू के गेट पे किस चीज का मुजाहरा, वहां कोई पॉलिटिकल लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई फैसला करना है। आप अपने जहन में एक चीज बनाते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो आई थिंक ये साफ जाहिर है। देखिए उनके सारे जलसों में आप देखें, उनके जब वो रिप्रिजाइड कर होते हैं तो शेख रशीद साहब क्या कहते रहे,
लाओ उठाओ, ये कर दो वो कर दो। फिर उन्होंने तो कोई हाइड नहीं किया, वो जर्नलों के नाम ले लेके कहते रहे। फिर वो सिर्फ मतलब यहाँ ही बात नहीं रुकी। लेकिन जनरल साहब कदा क्लाइम बात, आपने सही कहा कि उन्होंने इस बात का जो एतराफ किया है, लेकिन 1.25 साल हो गया अभी इस हवाले से कोई किसी भी मुकदमे में 9 मई के हवाले से जिन किरदारों की बात आती है उनकी सबकी तो बेल्स हो गई, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन ये अफसोसनाक बात है ना। आज देखे ना, ये क्वेश्चन हमारे जुडिशियल सिस्टम पे उठता है। और दूसरा ये है कि हुकूमत की प्रोसिक्यूशन पर भी आता है ना। जी, प्रोसिक्यूशन पे भी श्योरली आता है, लेकिन ये चीजें पेंड हुई हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन ने तो अपने तौर पे किया, ये तो मिलिट्री की नॉर्मल जो कोर्ट मार्शल की कोर्ट्स होती हैं, जो रूटीन कोर्ट्स हैं, उनमें केसेस चले, फिर रोक दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, बाद में देखेंगे। तो दैट इज द रीजन कि इसके ऊपर इतना टाइम। इसमें जो बेगुनाह है उनको छूट जाना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है उनको जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है, इन चीजों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो कल एक नए उनको हौसला मिलता है ऐसे लोगों को। दे थिंक कि उनके मुंह में जो आए और उनके हाथ में जो चीज आए और जितना वो कर सके वो करते जाएंगे। अच्छा, एक बहुत बुरा नाम पूरे पाकिस्तान को। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब आप हमलावर होते हैं तो उसका तो एब्सोल्युटली कोई नाकाबिले मुआफी ये जुर्म जराइम है। ओके, मेरे साथ जनरल साहब रहेगा, मैं इसकी लीगल भी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन लूंगा। आपने कही नाकाबिले माफी जुर्म होता है। साकिब बशीर साहब के पास हम जाएंगे। साकिब साहब, ये रिपोर्ट कल ज़ाहिर बात है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब इंटरेक्ट भी करते हैं जब उनकी जेल में समाअत होती है सहाफ़ियों के साथ। आप भी वहाँ पर अक्सर व बेशतर मौजूद होते हैं। कल ये वहाँ से रिपोर्ट्स आई और आज इस पे तमाम अखबारात में, मीडिया चैनल्स पे बात हो रही है, अगरचे पीटीआई के रहनुमा इसकी तरदीद कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो ज़राए हैं या जो सोर्सेज हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया और ये बात की कि 9 मई पे जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, पुरअमन एहतजाज की? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, जो बात कोट एंड कोट यही थी कि एक तो वो थोड़ा बैकग्राउंड ये दे रहे थे कि एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी, एक पीटीआई के, कभी भी पुरतशद्दुद किसी वाक़े में हम नहीं रहे और इस तरह का। और साथ ही फिर उन्होंने ये बात की कि वहाँ जीएचक्यू के बाहर अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैंने कहा था कि जो पुरअमन एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज किया जाए, और उसको बगावत जो है वो बना दिया गया। वो जब वहाँ पे बात कर रहे थे तो उस बात को वो 2-3 दफ़ा उन्होंने दोहराया, एक दफ़ा नहीं। अच्छा। जो साफ़ियों ने सवाल भी पूछा उनसे, तो ये ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो बाहर आती हैं, रिपोर्ट भी होती हैं। अब जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी जो उनके लीडर्स हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, या हो सकता है, मेरा ख्याल है उस बात को मीडिया पे डालना कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ पे थे, सब जो है वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात की थी। अब उनका मतलब क्या था, मकसद क्या था, ये उसकी वजाहत भी वो खुद कर सकते हैं। बात उन्होंने ये की थी कि पुरअमन एहतजाज के लिए जो है वो मैंने कहा था कि जो अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो पुरअमन एहतजाज किया जाए। अब दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि जो केसेस के हवाले से, मैं उस पर थोड़ी सी कि जो 9 मई के खास तौर पर केसेस हैं, 9 मई के लाहौर में भी केसेस चल रहे हैं और यहाँ रावलपिंडी में भी चल रहे हैं। उन केसेस में क्योंकि मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा है, कोई भी लीगल माइंड आप अगर उनसे पूछेंगे तो किसी भी केस में जहाँ पे मुल्ज़मान भी ज़्यादा हों, जहाँ पे गवाह भी ज़्यादा हों, तो वो केसेस वैसे ही लिंगर ऑन हो जाते हैं, उसमें तवालत जो है वो पकड़ जाते हैं। और इन केसेस में फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजबूत केस बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं, या गवर्नमेंट जो है वो भी उसने भी दावा किया कि ये सारा प्लान उनका था। अब उस पूरे को प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के सामने। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उसमें थोड़ी सी जो तैयारी में वक्त लगा है, या पिंडी के जो केसेस हैं यहाँ पे भी अभी जो उसमें फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी है, लाहौर के केसेस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में वो स्पीड नहीं है जो स्पीड शायद जो है हुकूमत चाह रही होगी कि उस स्पीड से वो आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन मसला वही है कि जब मुल्ज़मान की तादाद कई सौ मुल्ज़मान हो और कई जो है वो एक बड़ी लंबी लिस्ट हो जो इसमें गवाह है, क्योंकि मौके के गवाह जो है वो पूरे उस मामले को 1.25 साल भी तो हो गया। नहीं, 1.25 साल और हो कल गया। डीजीआईएसपीआर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये 9 मई के वाकयात में ढील और सजा ना मिलने की वजह से जो मॉब मेंटेलिटी है इसमें बढ़ोतरी हो रही है।
वो तो यकीनी तौर पर वो होगा उस तरह का मामला, लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड पे क्या है, आप कहते हैं की कि अदालतों और लाहौर की अदालतों में है क्या ओके। मामला। मैं एक और शौकत परार साहब आपकी इजाजत से बैरिस्टर आमिर हसन साहब से, चूंकि लीगल माइंड है, उनसे भी जवाब इसका लेके फिर मैं आपके पास आता हूं, सियासी तज्जिया कीजिएगा। बैरिस्टर आमिर साहब, सर क्या कहेंगे उस रिव्यू पिटीशन जो पीपल्स पार्टी ने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर हम आते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि शरी रहमान साहबा का बयान भी मैंने नजर से गुजरा है, उन्होंने भी कहा है कि ये एतराफ जुर्म किया है बानी चेयरमैन पीटीआई ने। आप किस तरह देखते हैं? उनकी तरफ से जवाब यह आता है कि जी 1.25 साल हो गया, अगर कुछ शवाहिद हैं तो सामने लाए जाएं, और बानी चेयरमैन पीटीआई का यह भी कहना है कि जी इस पर जुडिशियल कमीशन बना लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, आजकल तो एक रिवाज है कि हर बात पे कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, और पीटीआई ने तो ये एक तवातुर के साथ एक मौक़िफ़ बना लिया है, कोई भी बात हो जाए जुडिशियल कमीशन बना दें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसीज मौजूद हैं। अगर हर बात पे आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है तो फिर सारी एजेंसीज बंद कर देते हैं और मुल्क के अंदर सिर्फ जजेस भर्ती करने और काम हो। और जजेस को जो काम करना है, जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, इतराफ़ जुर्म तो बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ इतराफ़ जुर्म से पहले भी इसमें शवाहिद की क्या ज़रूरत है? क्या जिन्होंने हमला किया वो पीटीआई के कारकुनान नहीं है? क्या इमरान खान की मुसलसल जो तकरीरें थी जिसमें वो सबको कह रहे थे, क्या वो सबूत नहीं है? क्या इमरान खान का भांजा जब कोर कमांडर की वर्दी लहरा रहा था वहाँ पे, क्या ये सबूत नहीं है? उनके पंजाब की प्रेसिडेंट, उसके सारे मिनिस्टर्स, उसके सारे मेंबर पार्लियामेंट्स और इनके अहदेदार वहाँ पे मौजूद थे, क्या ये सबूत नहीं है? मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी ज्यादती 1.25 साल हो जाए या 3.25 साल हो जाए, वजह यह है कि अगर हमारे अदलिया के किसी जज को थोड़ी सी बात की जाए तो उसमें तो जीरो टॉलरेंस होता है, फौरी तौर पे बुला लिया जाता है, भले वो मेंबर पार्लियामेंट हो, भले वो वजीर हो, भले कि वजीर आजम हो, उसे भी बुला के तौहीन अदालत में रगड़ दिया जाता है। मतलब अपनी जात के लिए आपकी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन रियासत का एक मोतबर इदारा, उसके ऊपर बाकायदा हमला हुआ है और पूरे पाकिस्तान में हुआ है, सोचिए समझी साजिश के तहत, उसके ऊपर आप इतना लीनियंट हो, आपने बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम ही ना करें। देखिए इदारे किस तरह, अगर इदारे एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं आएंगे तो फिर बदगुमानियां पैदा होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक जज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो दोनों के बारे में लिखा है ना, जुडिशरी के बारे में भी लिखा है और फौज के बारे में भी लिखा है कि आपने इनके बारे में अल्फाज बड़े सोच समझ के आपको इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर ये कुछ हो जाए, हमला हो जाए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, और आपकी अदालतें उसमें बिल्कुल उधर कब गवाह भुगताए जाते हैं, कब प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है, जब किसी जज का मामला है फौरी तौर पे वहां से या माफिया मंगवाई जाती हैं या सेनेटर्स को और वजीरों को नायल कर दिया जाता है, वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस पे तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपका इतना ज्यादा तासुब होगा और इतना ज्यादा आपके बर्ताव करेंगे कि एक इदारे पे जब बिलहाजे इदारा उस पर हमला हुआ है, किसी एक की जात के ऊपर नहीं हुआ, उस पर आप किसी अदालत ने कुछ नहीं किया, तो बताएं क्या वो हक बजानिब नहीं है ये बात करने में? अच्छा, उस इदारे को तो छोड़े, क्या पाकिस्तान के आम लोग, आप, मैं, भले हमें फौज के सियासी किरदार पे एतराज हो, इसके बावजूद क्या हम में से कोई चाहेगा कि कोर कमांडर के घरों के ऊपर हमला हो, GHQ के ऊपर हमला हो, क्या इदारे को? तो अगर आप ये करने लगेंगे तो फिर आपको कौन बचाएगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है, को कौन बचाएगा? आमिर भाई आपने अहम नुक्ता उठाया जी, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, लेकिन मैं चाहूंगा इस मौके पे शौकत पराचा साहब को रोपन करूं। शौकत साहब, वो कहते हैं मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए जनरल समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है जो कि हमारा आइन भी देता है, और जब वो कहते हैं कि मैंने कॉल दी थी, तो क्या फिर उस अगर वो पुरअमन नहीं रहा उसकी जिम्मेदारी भी फिर उन पर ही आयद होती है? इसको कहते हैं अबैटमेंट। अच्छा, अब आज उनके एक वकील जो खुद बड़े मारूफ कानूनदान हैं, उन्होंने भी एक वजाहत पेश की, सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने कहा कि GHQ के सामने सड़क भी गुजरती है और सड़क पे एहतजाज आइन इजाज़त देता है। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे और उन्होंने खान साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर ऐसा ही रद्द अमल आएगा। ये 9 मई के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप क्या कर लेंगे? वो जो मर्जी करते रहें,
आज तक आपने क्या कर लिया है? ये तो सवाल है कि 1.25 साल हो नहीं, गए मैं इस यही बात आपसे पूछ रहा हूँ ना। हम जो अभी बहस कर रहे हैं कि जी वो उन पे वो बनता है, लाइबिलिटी उनकी बनती है नहीं बनती, जो कुछ बनती है, अभी जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने, कि वो तो नाम ले ले के बातें करते रहे हैं। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह नाम ले के, ये मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा कि जो उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे और यहीं स्वाबी में मर्दान में कहीं जलसा था जब पहली दफ़ा जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वो तो अभी भी बात करते हैं, नाम ले के बात करते हैं, मौजूदा चीफ़ के बारे में बात किया करते हैं। लिहाजा ये जो 1.25 साल का बैकग्राउंड में मैं जाऊं ऐसे ही मैं मगदमारी करूं बैठ के कि पता नहीं उन आपको पे, उसका आउटकम क्या लगता है अभी जो मैं बयान यही तो कह रहा हूं कि वो जो मर्जी करें, आप क्या कर लें। अच्छा, आपको कुछ नजर, मतलब आप समझते मैं हैं कि कोई आपसे यही कह रहा हूं, कोई आपसे सीरियस बात, कॉन्सिक्वेंसेस कि नहीं अभी होंगे? तक क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है? कोई आदमी सोच से देखें, मसला ये मैं जहां जनरल साहब से भी पर पूछूंगा। मसला जी। जहां पर फंस गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल शुरू हुआ, हाँ, वो चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब वाली उस कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। फिर हुकूमत, कुछ इदारे, कुछ वजारतें, कुछ सूबे गए उसके ख़िलाफ़ अपील करने के लिए। अच्छा, वो एक नया बेंच बना, नए बेंच ने पिछला फैसला तो स्टे कर दिया जी। लेकिन साथ ये भी ऑर्डर कर दिया यस, कि जी ये 102-3 बंदों का आप ट्रायल तो कर सकते हैं, आप सज़ा नहीं सुना जब सकते। तक से कि उसका वो अपील का फैसला ना हो। वो पता नहीं किधर गई, फिर अपील का फैसला किधर गया। यानी 102 बंदों का जिनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो चुका है, उनके बारे में नहीं पता। अभी बात एक और भी हो रही थी कि जी सबूत ले आए। सनम जावेद को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, जी। आपने नहीं सुनी उनकी वीडियोस, मैं ऑडियो की बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्या ये एडमिसिबल नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ में? मैं इसलिए नहीं, सवाल कर रहा हूँ एज ए बाकियों स्टूडेंट के ऑफ खिलाफ आए जर्नलिज्म। तो एडमिसिबल होती हैं, इनके खिलाफ आए तो एडमिसिबल नहीं होती। ये तो आमिर साहब बेहतर आमिर साहब बताएंगे। और साकिब साहब, जनरल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनरल क़य्यूम साहब, सर आप हैं हमारे साथ? जनरल साहब, ये शौकत पराचा साहब ने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन किया है कि अगर ये बात सामने आ गई है और हम कह रहे हैं कि उनकी तरफ से एतराफ़ जो है एतराफ़ हो गया है, अगरचे उनकी पार्टी इसकी तरदीद कर रही है, लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? शौकत पराचा साहब का बड़ा जेन्युइन सवाल है। उनका इससे पहले भी ऐसी बातें तो सामने आई थी, उसका क्या रिजल्ट निकला जो अब इस दफा मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा? क्या कहेंगे जनरल क़य्यूम साहब? देखिए, रिजल्ट तब भी निकलेगा कि ये जो रूटीन आपकी मिलिट्री कोर्ट्स है ना, जो जिसके ऊपर कोर्ट मार्शल्स होता है, ऐसे लोगों का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करें या आर्मी के डायरेक्ट उनके खिलाफ कोई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ऐसे करें, तो मेरे ख्याल में तब आप देखें कि आप सोचें बाखुदा हमने तो प्रोफेसर बड़ा बंदा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वो क्या कह रहा था रैंक और फाइल को कि आप हुक्म ना माने जी, आप ये ना करें, ये म्यूटनी की काल है। शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं आप जी। हाँ, इसको तो हाथों पे भी कड़ी और पाँव पे बेड़ियों पड़ा के तो ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, बिकॉज ये पता नहीं किसकी आगे प्रॉक्सी के तौर पे बोल रहे होते हैं। ये आपका दुश्मन ही चाहता है ना कि आपकी एक यूनाइटिंग जो आपका एक एलिमेंट है, जो कौमी फौज है आपके पास जी, इसमें सारे सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से, हर तरफ से उसके अंदर लोग मौजूद हैं और शहादतें भी दे रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव को उनका कहां से ताल्लुक है। और डेड बॉडी जो पूरे पाकिस्तान में जा रही है, वहां एक बंदा खड़ा होकर कहता है जी आप आर्डर ना माने, एक कहता है पाकि फौज ठीक है, लीडर खराब है, कोई कहता है कि नहीं उनके घरों पे। अभी ये सच्ची बात की है इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा है दैट इज वाई ये इन्होंने पूरी प्लानिंग की है। इसमें बहुत से लोग भी शामिल हैं जो कि जिनकी टेपें हैं, जिनका इकरारी जुर्म है कि हमने उधर किया। ये कोई बात है? आप देखिए, मैं अनवार को जाके लाहौर में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी विजिट किया जनाब जी, और बाई कार्ड में आपको बताऊं कि आई वॉज सरप्राइज कि तबाही कितनी ज्यादा है। और मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि सिर्फ बलवे वाले लोग हाथों से जो कुछ कर सकते हैं, पीछे कोई तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां वो राख हुई हुई थी बिल्कुल, और अंदर के हालात ऐसे थे कि इसके अंदर किसी ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मारा है, अंदर से जला के उनकी वर्दियां उठा के उनको, मतलब है कि फॉर हेवन से। और ये जो चीजें हैं ये नाकाबिले माफी जुर्म है, ये कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ, पाकिस्तान की बात नहीं है।
अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो गए हुए मुल्क वहां भी नहीं होता। तो यहाँ अगर आप इन चीजों के ऊपर यू विल टर्न ए ब्लाइंड आई तो कल तक तो कोई भी सेफ नहीं होगा और हर तरफ की आता है। हम सियासी लोग हैं, सियासी मुखालफत की जाती मुखालफत। लेकिन जनरल साहब आपने कहा आप सियासी लोग हैं, वो आज उन्होंने भूख हड़ताली कैंप कायम कर लिया है। वो तो कह रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं के खिलाफ गिरफ्तारियां, छापे और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। देखिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, अगर ये उनको अलाउ करती है तो करें, और अगर वो रूल और रेगुलेशन को वायलेट करेंगे तो गिरफ्तारियां भी होंगी। पॉइंट ये है ना कि देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये ठीक बात है कि आपको असेंबली की इजाजत है, स्पीच की इजाजत है, मूवमेंट की इजाजत है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं धरने, लेकिन उसकी हदूदों का यूज है ना। इसका मतलब है मूवमेंट की आजादी का ये मतलब नहीं कि आप अपने सिक्योरिटी के अदारों के अंदर घुस जाएं और अंदर जाके जलाना शुरू कर दें। 9 मई के जो इश्यूज है, और इस आजादी का ये भी मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका जैसे मुल्क में जाके लॉबिंग करके करारदाद मंजूर कराएं। अब तो लंदन में भी आज खबर आई है जनरल साहब के जुल्फी बुखारी साहब, मेहरबानो कुरैशी साहिबा वहां पर जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें कर रही। तो आप ये देखिए कि कौन ये करेगा, ये तो या इजरायली कर सकते हैं या इंडियन कर सकते हैं। आप ये देखिए कि IMF जो है उनके दफ्तर के सामने मुजाहरा, और अभी जो एक खबर आई है अमेरिका से वो ये है जी कि ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएं। ये तो आपका दुश्मन भी ऐसे नहीं करता जो करता। तो ये लोग किसी भी हमदर्दी के मुस्तहिक बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसे लोग जो हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ इस तरह की आप गद्दारी करेंगे और इस तरह के अंदर दाने फेंकेंगे ताकि अंदर कुछ न कुछ बलवे हों और हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाए, हजारों के पीछे लोग हैं। देखें फौज जितनी मर्जी है मजबूत हो, न्यूक्लियर फौज भी क्यों ना हो, फौज तब मजबूत होती है कि अवाम उनकी दुआओं के साथ चलती है। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो आवाम और फौज का जो कनेक्शन है वो बड़ा मजबूत अंदाज में बरकरार है। साकिब आपसे ही सवाल करूंगा, शौकत पराचा साहब ने कहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं या जो ये गुफ्तगू है या जो वीडियोस हैं ये एडमिसिबल नहीं होती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, चूंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, और आपने ये तमाम मुकदमात को देखा भी है। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला ये है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ट्रायल कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा। मतलब फ़र्ज़ करें कि उन्होंने किसी के लिए सज़ा रखी है कि इसको 5 साल सज़ा होनी चाहिए या इसकी बरियत होनी है, ये वो तय करके रख लें, लेकिन ये कहा है कि आप अनाउंस नहीं करेंगे। मतलब इतना ट्रायल आई थिंक के कंक्लूड हो चुके होंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे खत्म करेगी वो हो जाएंगे, क्योंकि पिछले अरसे में कोई लार्जर बेंच बनना था, सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच बन नहीं सका, तो फिर ये मामला लेट हो गया। इसमें दूसरी जो बात है जो सनम जावेद वाली जी, उसमें जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो जो केस है उनका वीडियो वाला, वो 9 मई का लाहौर का केस है, उसका ट्रायल चल रहा है। उसमें ड्यूरिंग ट्रायल उनकी बेल हुई है। अब उसमें बेल हुई, फिर सरगोदा, फिर मियांवाली, फिर गुजरावाला, फिर इस्लामाबाद। अब मामला ये है कि एक जो खातून है उस पर जो लाहौर वाला एक जेन्युइन केस है वीडियो पे कि उस पर वो डेफिनेटली आगे चल के होगा। जो वीडियो की आपने बात की वो तो फ्रांसिक हो चुकी है, वो सारी वो उन्होंने कर लिया है, लेकिन वो ट्रायल के बाद उसका फैसला होना है। अब उसकी बेल है। अब जो केस इस्लामाबाद का था वो टोटली एक डिफरेंट केस था, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी, कोई मजबूत केस नहीं था, कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। तो जब प्रोसिक्यूशन इस किस्म के बिल्कुल जो है वो केसेस बनाएंगे तो फिर अदालतों के पास भी कोई रास्ता नहीं होता कि कैसे वो कर। फिर एक जो खातून है उसके अगर 12 केस आप बनाएंगे, लाहौर से चलकर वो इस्लामाबाद पहुंच जाए एक साल में, तो वो और जो केस जहां पे बना वो 9 मई का केस भी नहीं था। तो उस केस में अगर वो अदालत जो है वो कहे कि इसको कैसे आप कर सकते हैं, फिर सुगरा बीबी केस है और शेख रशीद और अली वजीर के केसेस की एग्जांपल्स हैं कि आप एक अकरस पे आप मल्टीपल केसेस नहीं बना सकते। ये बड़ा आपने हम नुकता उठाया। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो मैं शौकत पराचा साहब और बैसर आमिर साहब इस पर भी जरूर बात करूंगा कि एक वक्त में जो साक्षी ने बताया कि क्या मुख्तलिफ FIRs काटी जा सकती हैं और उस पर फिर कैसे प्रोसिक्यूशन या अदालत के पास क्या रूम होता है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम
रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखून ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। बैरिस्टर आमिर साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो साकिब बशीर साहब ने नुक्ता उठाया है कि एक ही इशू के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में FIRs का कट जाना, तो फिर अदालत के बाद ऐसे मामलात में क्या स्पेस होती है या क्या गुंजाइश होती है? देखिए, ये सूरत हाल तो हम अब की देख रहे हैं ना, जब केस दर केस बनने लगते हैं जी, और उसमें बिल्कुल ठीक है कि प्रोसिक्यूशन का फिर केस जो है वो वीक होता है, लेकिन हम स्टार्ट पे क्यों नहीं जाते? जब एक FIR थी, जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो प्रोसिक्यूशन फिर पैनिक होती है। फिर उसके बाद फिर क्योंकि बेल्स होने लगती हैं और ऐसे लोगों की अगर बेल फौरी तौर पे जैसे कि हुई है और इन्हें रिलीफ मिलता रहा है, तो फिर प्रोसिक्यूशन यही करती है कि केस दर केस दर केस दर केस बनने लगता है, गवर्नमेंट बनाती है और फिर वो प्रोसिक्यूशन उसे नहीं कर सकती है, हैंडल नहीं कर पाती है। तो हम तो आज की सूरत हाल देख रहे हैं। स्टार्ट की सूरत हाल पे मैंने बुनियादी चीज की कि हम पार्लियामेंट क्यों अदलिया के ऊपर हमले पे उतनी ही जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा क्यों ना करे, और अदलिया पार्लियामेंट के ऊपर हमले पे जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा क्यों ना करे, और जो अदलिया है वो फौज के ऊपर जब हमला हो तो वो क्यों ना जीरो टॉलरेंस दिखाए, जैसे कि अपने जज के बारे में दिखाती है। देखिए, ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये रियासत है। अगर हर इदारे को आप कह देंगे कि वो अपने लोगों से जो उनके साथ ज्यादती करे खुद से निपटे, तो फिर एक रियासत का तस्वुर नहीं आता है। हम यही बात कह रहे हैं कि क्या जजेस ने, ये भी अवॉर्डा साहब का केस हुआ, दूसरे केसेस हुए, क्या एकदम जज को कुछ कह दे तो कितनी इश्तियाल आता है, कितना अदलिया समझती है कि हमारे ऊपर हमला हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ लेकिन कोर्ट। ये जब बाकायदा हमला हो गया उस पर इश्तियाल क्यों नहीं आया? देखिए, बात यह है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो मामला खराब होंगे। और दूसरी बात यह है कि इन सारे मामलात में अगर अदलिया बढ़ के अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो कानून की अमलदारी में रुकावट आएगी। फिर फौजी अदालतों की बात होगी। अगर आप फौजी अदालतों को एक कलम की जुम्बिश से उड़ाएंगे तो फिर बात किसी और तरफ जाएगी। इसी तरह अगर पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के बात नहीं करेंगे, बताइए ना, पीपल्स पार्टी हमने सबसे ज्यादा फौज के सियासी किरदार के खिलाफ जद्दोजहद की है, लेकिन हमने कभी भी, अगर मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, हमने कभी कहा कि हम मुज़ाकरात आर्मी चीफ से करेंगे? हम मुज़ाकरात वजीर आजम से ही करते हैं। तो क्यों आज का अपोजिशन लीडर हुकूमत को और सियासी लोगों को छोड़ के मुज़ाकरात का राग अलाप रहा है? सर वो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं है ना, उन्होंने तो भूख हड़ताली कैंप बना लिया है ना पंजाब और कौमी असम्बली के बाहर। वो कहते हैं हमारे लोगों को मुकदमात में धरा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, इनेबलिंग इन्वायरमेंट ही नहीं है, वो कहते हैं। देखिए जी, ऐसा मामला अगर कोई कर रहे हैं वो एहतजाज, तो इस पे तो ठीक है, जमहूरी एहतजाज पे तो किसी को ना रुकावट डालनी नहीं, मैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट की आदम के फरामी की पे बात मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, ये गिला अनवार साहब वो जमात कर सकती है जिसने हमेशा कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की हो, और इसमें पीपल्स पार्टी को ये हक हासिल है कि वो ये बात करे कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। जिसने 4 साल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें कि ये मैनूवरिंग हो रही है, ये नैब टूल है एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपोजिशन की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भरे पड़े हैं इसमें ना। तो जिस शख्स ने खुद ये काम किया हो, आज वो किस तरह कह सकता है कि मुझे सूटेबल। सर मैं सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आपसे जी जो रिव्यू में आप मुझे सिर्फ एक बात करनी है जो बहुत जरूरी जी, मैं ये समझ रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल स्पेस को कम करेंगे, पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहेंगे और बजिद होंगे कि हमें वर्दी वालों के साथ बैठना है या हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, तो अगर आज आप उन्हें समझ रहे हैं कि वो हुक्मरान हैं, तो कल को अगर वो हुक्मरान बन गए
तो इसमें फिर 100% कसूर उसका होगा कि जो सियासी हुक्मरानों को छोड़ के दूसरों को हुक्मरान समझता है। Okay, point taken, उनके लिए sir. रास्ता बना रहा है। ओके, ये पॉइंट जरूर टेकन। सोच। जी सर, शौकत पाल साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे और ऐड भी कीजिएगा, रिव्यू पिटीशन में भी चली गई है पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। देखें, रिव्यू पिटिशन जो है मैं बात करता हूँ उस पर, लेकिन जो पहले बात हो रही थी ना कि केस यहाँ दर्ज हाँ। यहाँ दर्ज, मुख्तलिफ शहरों में मैं हैरान हूँ कि शायद ये कोई पहली बार हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि बात पाकिस्तान की तारीख सिर्फ अप्रैल 2022 से आगे की पाकिस्तान की तारीख है विक्टिमाइजेशन की, इस तरह की कामों की, पहले नहीं है शायद। यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जब मुकदमे थे, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुकदमे थे, मुझे अच्छी तरह याद है फारूक एच नायक साहब सुबह कराची की अदालत में जाते थे, दोपहर को लाहौर आते थे, दोपहर को पेशावर की अदालत में जाते थे। लेकिन अदालतें इस तरह फरमाइशी तौर पे रिलीफ नहीं दिया करती थी। अभी तो फरमाइशी रिलीफ होता है ना कि आप आएँ तो सही है, एक बार आप आएँ, हम आपको राज़ी करके भेजेंगे, हम आपको गुड टू सी यू कहेंगे, हम आपको गले लगाएंगे, मर्सिडीज़ पे मंगवाएंगे, हम आपको सरकारी अपने गेस्ट हाउस में ठहराएंगे आपको। ये नहीं कभी हुआ, वो पहले होता रहा है और जो अब नहीं भी हो होना रहा है। चाहिए, जो नहीं होना जो चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप नहीं उसको, होना हाँ, चाहिए। मैं इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, ठीक। लेकिन जब लाडला और नॉन लाडला के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वहाँ इंसाफ की फरहमी या इंसाफ जो है वो टेंटेड नजर आएगा, वो ट्रांसपेरेंट लेकिन इंसाफ फराज साहब नहीं वो तो नजर कह रहे हैं आएगा। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट कि हमारी तो रिव्यू पिटीशन लगती नहीं है 25 मई वाली, और ये 12 जुलाई वाली कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन मैं लगाओ। कहता हूँ ऐसे केसेस में भी जमानत दी गई या गिरफ्तारी से रोका गया कि जो अभी केस फाइल ही नहीं हुए थे। कहाँ बैठे हुए हैं आप? सही। अब रिव्यू पिटीशन की जी, बात है कि वो पीपल्स पार्टी भी गई है। एक रिव्यू पिटीशन, रिव्यू जो होता है किसी फैसले का, उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। अच्छा। एक तो बेंच वही होगा, सेम बेंच रिव्यू सुनता है बैठ के, ये इट्स नॉट अपील, इट्स रिव्यू। ओके। और उसमें ये भी होता है मोस्टली कि जी कोई टाइपोग्राफी की गलती हो गई है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। मैंने कभी शायद ही कोई फैसला देखा हो जिसमें स्पिरिट ऑफ जजमेंट के खिलाफ फैसला रिव्यू में आया हो। इसलिए ये रिव्यू का पीपल्स पार्टी या नून लीग गए, एक पॉलिटिकल मैयर तो हो सकता है, अदरवाइज आपको कोई अदरवाइज मुझे जौहरी तब्दीली नहीं आएगी ना, फैसले। मुझे लीगल जो अगर कहा जाए कि जी फैसला तब्दील होकर रख दिया जाएगा, वो नहीं होगा। वो माहौल ही नहीं है। यानी जो इस हेयरिंग के दौरान इस हेयरिंग के दौरान जो हेयरिंग चलती रही, जो रिमार्क्स आते रहे, वही फैसला आया। जो रिमार्क्स आ रहे थे उन्हीं बुनियादों पे फैसला, और ये वैसे फैसला था फुल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक रात पहले सब अनाउंस कर रहे थे कि ये फैसला आना है। साकिब आप क्या कहेंगे? आप तो बड़े अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने होंगे, रिव्यू में गए हुए। एक तो यू एग्री विद शौकत पराचा साहब? जी जी, आप 9 मई की भी 9 फिर मई नहीं, 9 सितंबर। अच्छा, 9 मई इतना ज्यादा जहन में छा गया है कि 9 का जुमला है तो मई लग जाता है। 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में, जी, छुट्टियां के बाद। तो ये जो नजरसानी मुस्लिम लीग नून की पहले आई थी, आप पीपल्स पार्टी की आई है, तो ये 9 सितंबर के बाद का हफ्ता या उसके बाद का हफ्ता जो है वो फिक्स होगा। बहुत ही माइनर इसमें स्कोप होता है। अच्छा। अपील में क्योंकि पूरा केस खुल जाता है, और जो नजरसानी है इसमें बहुत ही माइनर है। तो प्राचा साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जब जस्टिस काजी फाइसा थे तो उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था, उनको रिलीफ नजरसानी में मिला था रिव्यू में। अच्छा। लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कोई हमने केस नहीं सुना, 96-7% ऐसा होता है कि रिव्यू में रिलीफ नहीं मिला करता, क्योंकि बहुत ही माइनर सा स्कोप होता है। तो इसलिए ये जो है लास्ट मिनट, बैरिस्टर आमिर साहब, चूंकि आप बैरिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी रिव्यू में गई है, सवालात उठाए हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे दो दोस्तों ने तो कहा कि बहुत स्लिम चांसेस होते हैं, आप लोग रिव्यू में गए हैं विद द होप। देखिए जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं दोनों, और मैं भी एज अ लीगल माइंड भी समझता हूँ कि इसमें स्कोप तो बहुत कम होता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि आपको ये एक राइट तो है रिव्यू का, हम उसी के तहत गए हैं, क्योंकि इसमें जो लीगल पॉइंट्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जब वो सियासी फैसले अदालतों में होते हैं, वो एक तरफ के हक में हो जाए या दूसरे तरफ के, तो उसे ना तो एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है और ना अदालतों को उससे वकार मिलता है। तो हम तो इसलिए गए हैं कि वो भी रिलीफ दे दिया गया है जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था। तो हम यही पॉइंट उठाएंगे वहां पे। लेकिन आज भी समझा जाता है कि अगर
जुडिशरी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ये मामला रेफर कर देती पार्लियामेंट को तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह आज हमारी हालात हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है और हमारी बहुत पोलराइजेशन जुडिशल भी है, जजेस के दरमियान भी है। तो ये कितनी बदकिस्मती है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं तो उसमें अब कोई हल नहीं निकल रहा। हर हल में से मजीद तज़ब्ज़ुब और कंफ्यूजन बरामद होती है। सर, हम उम्मीद करेंगे कि कोई बेहतर इसका हल निकले। और वैसे अमल, इसको जो फैसला आया है उसकी अमल दरामद में भी मेरे ख्याल में साकिब बशीर बेर में आउट 6 दिन रह गए। नहीं, वो 15 दिन में तो अभी उन्होंने जमा करवाने हैं, फिर उसके बाद 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास हैं, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी, ये तकरीबन सितंबर तक मामला चला जाएगा। तब तक टाइम है कि इसमें अमल दरामद में। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपका। साकिब बशीर, बैरिस्टर आमिर हसन और जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बड़े अहम नुकात हैं, आने वाले दिनों में देखते हैं कि मामला क्या रुख अख्तियार करते हैं। अब आएंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे मौजू, जिसका मैंने इब्तदाइया में जिक्र किया था, अवामी मुफायदे आमा IPPs। बिजली के बिल जो है इस वक्त तो दर्द सर बन चुके हैं हर खासो आम के। तो ये IPPs का मामला आ रहा है कि इसमें कितने फीसद या कितने रुपए फी यूनिट हम दे रहे हैं उन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो बिजली नहीं पैदा कर रहे, लेकिन उनको चूंकि हीट कैपेसिटी पेमेंट देनी है वो दी जा रही है। डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माहिर मईशत हैं, माहिर तवानाई हैं और SDPI के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, IPPs के हवाले से जो बात हो रही है और हम देख रहे हैं एक मीडिया में भी डिबेट चल रही है और जो कंज्यूमर्स की राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी मुतालबात किए हैं। आपकी क्या स्टडी कहती है, ये जो मुआहदात हुए हैं इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1929 अरब रुपए पैसे दिए गए पिछले 1 साल में IPPs को, और बिजली जो खरीदी गई है वो 1198 अरब रुपए की है। ये बाकी जो पैसे ही कैपेसिटी पेमेंट में है। तो सर इसको कैसे अब इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है? जी शुक्रिया अनवर। पहले तो मैं कैपेसिटी पेमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं नाजरीन के लिए। जी प्लीज। कैपेसिटी पेमेंट का असूल ऐसे ही है जैसे हम रेंट कार की गाड़ी खरीदते हैं, वो रेंट पे लेते हैं। तो अगर हम रेंट पे गाड़ी लेके उसको अपने घर के बाहर पार्क कर दें, उसको इस्तेमाल ना करें, तो वो जो रेंट कार वाला होता है वो आपसे कोई एक डेली के या मंथली के कुछ पैसे चार्ज कर रहा होता है। यानी उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता कि आपने गाड़ी 1 किलोमीटर चलाई या 100 किलोमीटर चलाई। वो कहता है जी कि जी ये एक मिनिमम जो मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो तो आप मुझे दें। तो ये प्रिंसिपल है कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का, जिसके तहत जो जब इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया तो वो पाकिस्तान में उन्होंने प्लांट्स लगाए। तो यहाँ तक तो ये मामला समझ में आता, लेकिन उसके बाद इसमें पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो गई। और वो पेचीदगियाँ कुछ यूँ हैं कि अब ये आपकी स्वाबदीद है कि आप जो है आपको एक गाड़ी की जरूरत है और आप 6 गाड़ियां जो है अपने घर के बाहर पार्क कर लेते हैं जी। फिर आपकी स्वाबदीद है कि एक गाड़ी जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर करती है, दूसरी 20 लीटर करती है, तीसरी शायद खराब है वो रास्ते में रुक जाती है। तो आपको देखना है कि आप किसको चला रहे होंगे और किन दो को आप रोक रहे होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉब्लम आया वो है कि इसका जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं वो देने किस करेंसी में है। क्या आप अपनी लोकल करेंसी में दे रहे होंगे या आप उसको डॉलर्स में दे रहे होंगे। और अगर डॉलर्स में दे रहे हैं तो रुपए की डेप्रिसिएशन के साथ जाहिर है कि वो जो है बढ़ता चला जाएगा जो आपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस देने। तो ये वो इश्यूज थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो अब क्रिपल करते जा रहे हैं हमारे पूरे एनर्जी सेक्टर को। एनर्जी सर्कुलर डेट से ये मामला शुरू हुआ था और उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस ने इसको मजीद एग्रावेट कर दिया। जो हमारे पास एडिशनल कैपेसिटी है उसकी इस्तेमाल होने की 2-3 वजूहात है ना होने की। एक तो ये है कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। 45,000 मेगावाट की आप कैपेसिटी लेके बैठे हैं, 25, 26, 27,000 मेगावाट मैक्सिमम आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें मेजर इशू आ रहा है वो आ रहा है कि आपके पास क्या ये फॉसिल फ्यूल पे चल रहा है, ये फर्नेस ऑयल जी। फॉरेंसिक अगर देखा जाए तो उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है। और यहाँ पे फिर जो आपने बात की इब्तदाइये में कि बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं लेकिन उनको
सर मैं यही आबिद भाई मैं यही बताना चाह रहा था व्यूअर्स को कि जो डाटा सामने आया है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि कुल 3127 अरब रुपए की अदायगियां की गई पिछले एक साल में। इसमें जो बिजली इस्तेमाल की गई, जो हमने खरीदी है बिजली, वो 1198 अरब रुपीस की है, जबकि इसमें 3127 की मतलब तो बकाया 1929 अरब रुपए हमने कैपेसिटी चार्जेस दिए हैं। ये आईपीपीएस के वाले से मुझे बताया गया डॉक्टर आबिद साहब, ये इसमें फॉरेन कितने हैं, क्योंकि कहा जाता है जब हम बात करते हैं कि इसमें जी सॉवरेन गारंटीज हैं, और लोकल कितनी हैं आईपीपीएस जो कि इस वक्त जो है बिजली पैदा कर रही है, जिनको हम ये कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं? कोई है डाटा आपके पास? इस पे मीडिया में जो रिपोर्ट सर्कुलेट इस वक्त हो रही हैं, और ये इसलिए थोड़ी सी मुस्तनद समझी जा सकती है कि ये एक साबिक वफाकी वजीर जो थे गौर एजाज साहब, वो अपने अकाउंट से इसको ट्वीट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो पहले तो ये था कि शायद चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से ये सारा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का इशू पैदा हुआ, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल जायजा ले तो लगता है कि हमारे जो लोकल आईपीपीज हैं वो भी पीछे नहीं है। तो बेसिकली ये एक लीड कैप्चर आपको नजर आता है, और वो जो एक हिंदी की पुरानी कहावत है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसी राम गरीब की पूछे ना कोई बात। तो ये जो माया वाले हैं वो माया बना रहे हैं, माया कमा रहे हैं, और इस सिलसिले को अब अगर एड्रेस करना है तो कानूनी तौर पे जाहिर है कि वो जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें सॉवरेन गारंटीज भी हैं, उनमें एक शॉर्ट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है। तो जाहिर है कि वो एक कानूनी जंग होगी। अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखते हैं तो वो एक एनवायरमेंटल पहलू है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक की तरह कमिट किए बैठा है, कर रहा है, और ये करना भी चाहिए जिस तरीके की। सर अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब ये तो हमने सारा इसका तशखीस कर दी कि ये हमें बहुत बड़ा मसला है, और ये बिजली के बिलों में इजाफे का सबसे बड़ा एक सोर्स नजर आ रहा है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अब इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस में हम बिजली ना इस्तेमाल करने के पैसे दे रहे हैं, तो एक जो सिंपल सा वे फॉरवर्ड आम फहम समझ में आता है वो तो यही है कि बिजली के टैरिफ को कम किया जाए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो रही हो। वही पैसे जो कि हम पावर प्लांट्स को दे रहे हैं, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर की तरफ जाए, कि कंज्यूमर के पास इंसेंटिव हो कि वो बिजली ज्यादा इस्तेमाल करे। इवन गैस जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, गैस कम इस्तेमाल हो, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि ये जो इनको बंद कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस दे रहे हैं ये किसी के काम आ रही हो, वो अपनी बिजली तैयार करें और कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करे। ये तो इसका पहला हाल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसमें जो इशू में इमीडिएटली आएगा वो ये आएगा कि क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट कर सकता है, ग्रिड इसको सपोर्ट कर सकता है। तो जो नहीं कर सकता, तो अगर नहीं कर सकता तो उसके लिए जो थोड़ी सी एक मीडियम टर्म पॉलिसी है वो व्हीलिंग की पॉलिसी है कि इजाज़त होनी चाहिए आईपीपीज को भी और कंज्यूमर्स को भी। जस्ट लाइक टेलकोस, आप अपना मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन जो सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर लगता है, जिसका पैकेज सूट करता है, आप उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो एक कैप्टिव बायर्स हो जो कि ख़रीद रहे हों। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो रीनेगोशिएशन है वो कानूनी और ये जो दूसरे पहलू है उनको सामने रख के करना पड़ेगी। चाइनीज की जब हम बात करते हैं तो चीन सिर्फ सीपैक नहीं चला रहा, वो दुनिया के 100 ममालिक में BRI चला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो किसी भी मुल्क को कोई फेवर जो है वो ढोल जाके नहीं देता किसी एक मुल्क को, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक उसको वही चीजें देना पड़ती है। तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसमें तो वो फेवर दे सकता है, लेकिन अगर हम इस पे शोर मचाएंगे, ढोल बजाएंगे, एक्टिविज्म करेंगे, तो जो मेरा तजर्बा है चाइनीज के साथ काम करने का, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको कोई फेवर देगा। पीटीआई हुकूमत में जब रीनेगोशिएशन की बात हो रही थी और हमाद अजहर साहब इस पे कुछ काम कर रहे थे, तो उस वक्त का मुझे मालूम है कि चाइनीज ने ये कन्वे किया था कि जी आप अपने लोकल आईपीपीज के साथ पहले रीनेगोशिएट करें और जो टैरिफ और जो कंडीशन लोकल आईपीपीज मान लेंगे, उनका ये कहना था कि जी खामोशी से हम भी वही चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बड़ा अहम नुकता उठाया
डॉक्टर आबिद साहब, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि उन्होंने कहा था उस वक्त कि लोकल आईपीपी से अपने मामला रीनेगोशिएट करें, फिर जो वो तय करेंगे हम खामोशी से कर लेंगे। इस मतलब है कि जो हल है दैट इज विद इन द कंट्री, इसका तो ये मतलब हुआ ना। जी जी, हाँ। तो उनका यही था। तो अब मैं थोड़ा सा इसको देखना होगा कि ये लोकल जो आईपीपीज के शेयर होल्डर्स हैं वो कौन हैं, और उनमें कई मुहिब्बे वतन नाम मौजूद हैं जिनको अगर मेरा ख्याल है बिठाया जाए नेगोशिएशन टेबल पे तो पाकिस्तान के लिए वो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि उन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लिया है। अब वो थोड़ा इस पे जो है वो रिलैक्स करें इन टर्म्स एंड कंडीशन को। अदरवाइज अगर हम इसको जबरदस्ती या मनमानी करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। यूनिलैटरली एग्रीमेंट्स को अगर हम रिवोक करते हैं तो उसका ना सिर्फ इम्पैक्ट आने वाली इन्वेस्टमेंट पे होगा फ्यूचर में, बल्कि जो कोर्ट केसेस है उनमें शायद हुकूमत के पास बहुत सॉलिड जवाब ना हो। और फाइनली ये जो अभी पिछले दिनों खबरें आई कि कुछ आईपीपीज जिनकी मियाद पूरी हो गई थी उनको खामोशी से उनकी लीज जो है वो सॉरी इनका टर्नओवर वो 10-10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये वो स्टेप्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। सर लेकिन जो वजारत तवानाई की जानिब से है कि जो कैस्को है उनकी 2022 में 25 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई है, उसमें तोसी नहीं की गई। वजारत तवानाई की तरफ से आया, जैसे आपने चूंकि बात करना कि शायद 10 साल का, तो उन्होंने कैस्को के हवाले से आया कि 2022 में हुई थी 25 साल की मुकम्मल, वो नहीं की गई, और 2027 में एक और कंपनी की हो रही है और यही फैसला किया गया मुआहदे में कोई तोसी नहीं की जाएगी। तो मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ में अपडेट करता चलूँ, साथ में आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, क्योंकि हम मुतबादिल जो एनर्जी के ज़राए हैं उनकी तरफ भी हमें जाना होगा, एनर्जी मिक्स को चेंज करना होगा। तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं, तो डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब, उनकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। और आपके इल्म में है कि जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ से उनके साथ हमारा टैपी गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा या मनसूबा है उसमें पेशरफ्त के हवाले से भी बात हुई है। पिछले दिनों आज़रबाईजान के सदर भी आए थे, या विजुअल भी देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इस पर भी अपनी ज़रूर राय दीजिएगा कि हम ये जो टैपी गैस पाइपलाइन है या जो उनसे बिजली लेने की भी बात होती है, इससे भी हम जो है वो बिजली का जो बोझ है सार्फिन पे उसको कमी लाने में मदद मिली है। देखिए, वस्त एशियाई रियासतें जो हैं वो थ्योरेटिकली तो पाकिस्तान के एनर्जी के बहुत से मसाइल को वो हल कर सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें अफगानिस्तान जो है वो एक मेजर इशू रह जाता है। टापी भी अगर बात करें तो टापी जो था वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन था। इंडिया जो है, इंडिया तो हमने देखा कि उन्होंने जिस तरीके के मुजालिम मकबूजा कश्मीर में ढाए हैं, उसके बाद इंडिया के साथ तो एक ताउन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया को उस मंसूबे में शामिल किया जा सके। वो एक रिलायबल हमसाया नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के साथ भी तकरीबन कुछ इसी तरह के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे अभी तक जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर होती है, जिसपे कि पाकिस्तान बारहा जी कल उसका जिक्र भी किया DGISPR साहब ने। आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जी सर बॉटलनेक जो अफगानिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी साहब। हमारा ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन अहम टेक अवे यही है कि अगर हमने सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, इन सब से अगर तजारती रवाबित में बढ़ोतरी लानी है तो उसके लिए अफगानिस्तान में पायदार अमन उसकी कुंजी है। उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। बारकैफ उम्मीद पे दुनिया कायम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।